अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सब सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अवेयरनेस पहुंचा सकें। इसके साथ साथ नाजरीन, इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें और अपना फ्यूचर जो है वो अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। नाजरीन, ये वीडियोस को जो है वो अपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो से जो है आप लोग नोटिफाइड रहें और सारी अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं ईरान और इसराइल के बीच में। वो क्या वजह है, क्यों जो है वो अटैक हुआ अचानक से, सुबह जो है वो न्यूज आई कि जो है वो तकरीबन 100 मिसाइल से जो है वो अटैक किया गया है। और ये भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ा, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा। काफी नेगेटिव थी आज मार्केट, हालांकि कल जो है वो कल तक बजट की वजह से मार्केट जो है वो अपना हाई जो है वो मेंटेन किया हुआ था। और कल अचानक से कल भी प्रॉफिट टेकिंग आई थी लास्ट में, जो जो है वो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में न्यूज आई, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो इम्पैक्ट लिया और कल भी जो है वो नेगेटिव बंद हुई थी। लेकिन आज जो है बहुत प्रेशर था मार्केट में और का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था किसी का भी जो है वो स्टॉक मार्केट में। हमने देखा कि इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इन सब डिस्कशंस के लिए आज हमने बशारतुल्लाह खान को जो है इनवाइट किया है। बेसिकली हेड ऑफ रिसर्च एट स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज, तो काफी पुराना एक्सपीरियंस है। आइए इनवाइट वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आज क्यों था मार्केट में प्रेशर। एक तो यही वजह है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ये एक इसका जो है वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक मार्केट में। सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नहीं, दुनिया की सारी तमाम स्टॉक मार्केट में जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये बताइएगा क्या यही एक वाहिद वजह है? जी बिल्कुल, आज मार्केट्स इंटरनेशनल मार्केट सारी गिरी तकरीबन 1 से 1.5% के बीच में। डिफरेंट मार्केट्स की परफॉर्मेंस रही थी। सबसे ज़्यादा तो ऑयल पे इम्पेक्ट आया था। वो इनिशियली 13% अप थी, तकरीबन 9-10 डॉलर ऊपर चली गई थी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। फिर उसमें दे सेटल डाउन 7% अप कंपेयर टू यस्टरडे। हम्म। ऑयल प्राइसेस अभी भी प्लस है, which is like especially for oil importing country like Pakistan, not a good sign. But हम्म। for oil exporting countries, it's obviously positive. लेकिन because of the potential disruption in oil supply in international markets, अगर ये चीज़ prolong होती है तो उसकी वजह से वो एक इनिशियल मार्केट यूजुअली इसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। हम्म। तो ये है कि इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब सारी इक्विटी मार्केट्स पे आया था। और ऑयल प्राइस बढ़ी थी। गोल्ड प्राइस बिकॉज ऑफ द सेफ्टी हेवन उसमें इंक्रीज 1-1.5% इंक्रीज आया था। हम्म। तो इट वाज समथिंग लाइक, यानी ठीक है। वो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कल जो करेक्शन आई थी इट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस थिंग के एंटिसिपेशन में कि मिलिट्री स्ट्राइक विल हैपन सून। कि टाइम का आइडिया किसी को नहीं था कि वेदर इट विल हैपन टुडे हम्म। और एनी टाइम इन कमिंग डेज, क्योंकि इस पे तो बात काफ़ी अरसे से चल रही थी कि देयर विल बी मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो उसकी टाइमिंग को तो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन इट हैपेंड एंड उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली मार्केट पे आया है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इसका तो कोई हम्म। डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इस मामले में, या बिल्कुल। इसकी कोई इस्केलेशन पाकिस्तान पे डायरेक्ट कोई इस्केलेशन तो नहीं आ सकती। लेकिन सिर्फ ये कि नेगेटिव फॉल आउट वही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का है। हम्म। और डिसरप्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एयर फ्लाइट्स जो अभी जो चीज़ें चल रही है तो वो तो सब कंट्रीज उससे इम्पेक्ट होती है। हम्म। तो वो एक है। एंड बेसिकली अगर मार्केट में आज इतनी ज़्यादा, यानी जो कुछ लोग ज़्यादा पैनिक एंटिसिपेट कर रहे हम्म। थे, उसकी वजह तो सच कोई नहीं थी, क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री और मार्केट के वो इतने वो नहीं थे कि उसकी वजह से एक बाहर के इवेंट की वजह से यहाँ पे इम्पेक्ट आए। हम्म। So that was something, I think today was a good buying opportunity across various हम्म। sectors or various stocks में। तो there was some interest on the lower side। कई items जो बहुत नीचे आ गए थे during day session, उसमें बाइंग भी आई थी, लोगों ने पोजीशन भी ली थी।
और ऑब्वियसली एक होता है कि लोग थोड़ी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी अवेल करते हैं कि पहले बेच के फिर दोबारा पोजीशन ली जाए। तो वो भी एक ट्रेंड चल रहा था मुख्तलिफ जगहों पे। और थोड़ा सा लेवरेज स्टॉक्स जो है अगर देख लें तो उसमें ज़्यादातर लेवरेज स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया। अंडर हम्म परफॉर्म का मतलब है कि मार्केट आज तकरीबन 1.5 समथिंग 1.6% गिरी थी। तो हम्म जो स्टॉक्स इंडेक्स ज्यादा गिरे हैं तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। हम्म उसमें कुछ ज्यादातर लेवरेज आइटम्स थे जिसमें लेवरेज पोजीशन ज्यादा थी। वो गिरे थे। और लेकिन देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ मेजर स्टॉक्स जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया। प्लस में भी कुछ आइटम्स आए थे आज, जिस तरह इंडस मोटर वाज प्लस। वी सॉ दिस एक रीट कंपनी टीपीएल रीट वाज प्लस। पीकेजीपी जो निशात ग्रुप की एक पावर कंपनी, उसमें तो कंटिन्यूस काफी कैप लगे थे तो पिछले 10-12 सेशन में। आज भी हम्म वो 7% प्लस था। हम्म खैर उसकी मार्केट के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। इट्स फॉर अदर रीजंस, वी डोंट नो दोज रीजंस, लेकिन उसकी प्राइस मुसलसल बढ़ी है। हम्म, तो सही। सर अच्छा ये ये था। बताइएगा, ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, अभी आपने भी जिससे कि जिक्र किया, तो तकरीबन 4-5 दिनों में 6% के करीब जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और हमें पता है कि अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमी पे एक गलत असर पड़ता है, काफी जो है रिस्की फैक्टर हो जाता है। तो क्या ये कब तक जो है आपको लग रहा है ऑयल प्राइसेस बढ़ती रहेंगी? नहीं, ऑयल प्राइस के तो आज तो जो मेन 13% फॉल आया था, 7% फॉल पे अभी चल रही है। हम्म तो इसका ग्लोबल स्लो डाउन है तो ऑयल प्राइस शुड नॉट इंक्रीज एज सच बिकॉज ऑफ सम डिमांड फैक्टर। इट्स अ हम्म सप्लाई डिसरप्शन फैक्टर है इन द नियर टर्म। उसकी वजह से आया है। द सूनर दिस थिंग सेटल डाउन तो प्राइस अकॉर्डिंगली सेटल होगी उसी हिसाब से। अगर प्रोलॉन्ग होता है, एस्केलेशन प्रोलॉन्ग होती है, काउंटर अटैक्स होते हैं। लेकिन मुझे हम्म सर माय ओन रीडिंग इज के दिस थिंग शुड नॉट एस्केलेट इनटू अदर कंट्रीज। हम्म हो सकता है कि बाय वीकेंड और अर्ली नेक्स्ट वीक वी शुड सी सम प्रोग्रेस और सम, यानी इसकी हो सकता है खात्मा हो जाए। हम्म लेकिन ज़ाहिर है कि इसको हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि ये कब तक रहेगा। हम्म लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि मिलिट्री स्ट्राइक, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करना था, वो उन्होंने कर दिया है। अब हम्म वेदर दे विल कंटिन्यू अटैकिंग देम, आई डोंट थिंक वो चीज़ होगी। अब काउंटर अटैक्स वो क्या करते हैं और रीजन में फर्दर हम्म एस्केलेशन आती है कि नहीं, उस पर डिपेंडेंट है सिचुएशन। सो ओवर द वीकेंड सब देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट होती है। हम्म हालात ख़राब होते हैं कि या इम्प्रूव होते हैं। इफ़ देर इज़ हम्म नो फर्दर एस्केलेशन ड्यूरिंग द वीकेंड तो हम मार्केट में एक काफ़ी अच्छा रिबाउंड भी देख सकते हैं। if there is like no further escalation हम्म during the weekend. सही। ठीक, हमारे साथ जो है वो एज यूजुअल पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली हैंड रेस करके जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले सवाल है, आप ये बताएं कि जैसे कि आज फ्राइडे तक नेक्स्ट जो है वीक आपको क्या लगता है? ये आपने जैसे कि बताया कि ये ज्यादातर जो है ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये मामला जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल टेंशन, तो मंडे को क्या लग रहा है, किस तरह जो है मार्केट खुलेगी? एक तो वीकेंड पे इसमें फर्दर क्या पोजीशन होती है, एक तो ये हम्म इवेंट होगा, प्लस सेकंड मेजर इवेंट इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑन मंडे। जून 16 को मॉनेटरी पॉलिसी है। हम्म उसमें ठीक है, मार्केट में कुछ सेगमेंट ऑफ लाइक स्मॉल हम्म पोर्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन पॉसिबल है। As far as my view is concerned, our house view is concerned, हम्म I'm not expecting further cut. It will be status quo, pause period होगा, 11% पर ही पॉलिसी रेट रहेगी। और हम्म उसमें दो तीन फैक्टर हैं जो उसको फर्दर पॉलिसी कट जो जिसकी, एक तो गवर्नमेंट ने अपनी बजट जो अभी अनाउंस किया उसमें अगले साल के लिए जो फोरकास्ट है इन्फ्लेशन की, वो हम्म 7.5% रखी है। प्लस अभी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑयल प्राइसेस हैव रिजन। हम्म तो इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड। हम देखेंगे कि ऑयल प्राइस लोकल भी पोटेंशियली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बढ़ जाए। और प्लस अगर अगले साल पेट्रोलियम लेवी एंड ऑल दीज थिंग्स भी अगर शामिल की जाए तो ऑयल प्राइस
could be on a higher side compared to what it was during fiscal year 25. हम्म तो वो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट उसका भी आता है। प्लस ये है कि इसकी जो और गवर्नमेंट हैज़ नो इंटेंशन ऑफ लाइक स्पेंडिंग, वो जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर साइड पे उन्होंने रखा है कि हम्म कंपेयर टू लास्ट ईयर इट इज़ ऑन अ लोअर साइड। तो एक्सपेंडिचर को कम करना है, रेवेन्यू पे फोकस ज्यादा है, तो दे वांट टू कीप द इकोनॉमी ग्रोथ लाइक 4% जो टारगेट है वो अचीवेबल है उसमें। हम्म लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल होगा एग्रीकल्चर साइड का। एग्रीकल्चर साइड वाज नेगेटिव लास्ट ईयर। क्रॉप की हम्म मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द लाइव स्टॉक सेगमेंट। क्रॉप साइड हम्म इज वेरी क्रूशल, तो वो 13% डिक्लाइन था। अगले साल इंक्रीज प्रोजेक्शन है, क्योंकि अब कमोडिटी प्राइस सेटल डाउन हो गई है, वहां पे फर्दर डिक्लाइन नजर नहीं आ रहा। So keeping in view the possibility of pickup in prices of agriculture commodities slightly, international oil prices, जिसका हम्म इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी में फर्दर ईजिंग मुझे तो हम्म अभी नजर नहीं आ रही कि वो होगी। तो इट विल बी अ पॉज पीरियड। मार्केट के लिए सच वो न्यूट्रल इवेंट होगा। मार्केट में मेजॉरिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देर विल बी नो कट। लेकिन अगर कट आ जाता है फॉर सम रीजन, लाइक अगर 10% तक ले आते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, दैट विल बी अ मेजर पॉजिटिव फॉर द मार्केट, अगर 10% पॉलिसी रेट आता है तो मंडे को। लेकिन बिल्कुल अगर नहीं भी आता उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म वेरी फ्यू पीपल, मेजॉरिटी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कट एज सच। तो हम्म ये दो इवेंट होंगे। एक तो ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ईरान में जो हो रहा है, जो इजरायली अटैक है, उसकी फर्दर हम्म एस्केलेशन ना हो। अगर हो गई तो फिर तो बाकी इवेंट्स को वो साइड पे कर देंगे और मार्केट्स पे हम्म उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन और लोकल साइड पे जो हमारा जो मेन इवेंट है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन मंडे। सही। होप सर, एक सवाल ले लेते हैं। जावेद साहब अपने सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सर्कुलर डेट के बारे में पूछना चाह रहा था कि इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हो रही है, ये जो मुख्तलिफ कंपनीज का जी जी डेट बिल्कुल, वगैरह उस पे हो गई है, और 30 जून से पहले उसकी जो पेमेंट जो है वो डिस्बर्समेंट हो जाएगी। सो इट शुड हैपन परहैप्स लाइक नेक्स्ट वीक, और अगले 10 दिन ही बाकी है, यानी जो 2 हफ्ते हैं, उसमें किसी वक्त भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन बिफोर 30 जून ये हो जाएगा। लेकिन कोई मेजर चेंज नजर नहीं आई शेयर्स की कीमत में, कोई इंक्रीज हाँ, वो के उस साथ। सच कितना ज्यादा, क्योंकि इट्स लाइक आपने डेट लिया और उनको उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, और उसे एक शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट वो है। आई डोंट सी इट इज अ मेजर ट्रिगर, अनलाइक अदर सेइंग कि ये उससे इनकी कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। इट्स अ शॉर्ट टर्म रिलीफ, ठीक है वो उनके लिए। दे वर नॉट रिसीविंग द मनी, और एक चीज़ है, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, और गवर्नमेंट ने खुद भी अपने रिसोर्सेज मीन के लाइक बैंक से बोरो करके दिया है। तो स्लाइटली पॉजिटिव फॉर दीज कंपनी एज फार एज देयर लिक्विडिटी इज कंसर्न, कि वो उनके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि वो अपनी ऑपरेशंस को चला सके। लेकिन दिस मनी इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। इट विल हेल्प देम इन रनिंग देयर ऑपरेशन रिलेटिवली बेहतर तरीके से, और उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी जो अभी तक वो खुद बैंक से बोरो करके रिलाय कर रहे हैं। तो इसका एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो ऑलरेडी प्राइसेस में मेरे हिसाब से तो हो चुका है। लेकिन ये कि अगर जब ये डिस्पर्समेंट आएगी, थोड़ा सा उसका हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, लेकिन इट्स नॉट समथिंग अ मेजर ट्रिगर फॉर दीज कंपनीज। ऐसा वेरी लाइक एक नॉर्मल एक सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। और लेट्स होप कि आगे जाके फिर वो सर्कुलर डेट ना बढ़े और इनकी रिकवरी बेहतर रहे। वो एक सबसे बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है जो अभी तक गवर्नमेंट या ये इदारे जो हमारे पावर सेक्टर के जो हैं, और डिस्कोज की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उस पर डिपेंडेंट है। अच्छा सर, मैं ऑटो सेक्टर के हवाले से पूछना चाहूंगी। ऑटो सेक्टर और ये फूड सेक्टर, इन दोनों का बताइएगा कि बजट के बाद आप कैसा देखते हैं इन दोनों। बजट में तो एक क्लियर चीज़ें आ गई, सेल्स टैक्स बढ़ गया तकरीबन
छोटी गाड़ी सेगमेंट में, उसमें तो ठीक है, अभी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। पाक सुजुकी पे उसका इम्पैक्ट है। पाक हम्म सुजुकी अभी पे भी नहीं है। सेल्स टैक्स विल बी पेड बाय द एंड बायर। तो हम्म और जो दूसरी ईवी कंपनीज हैं उनकी लिए भी सेल्स टैक्स बढ़ गए हैं, तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई है। हम्म उसका डिमांड साइड पे हम देखते हैं कितना इम्पैक्ट आता है। हम्म दैट इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर द कंपनीज। इसके अलावा एक और जो कंबस्टिबल इंजन मैन्युफैक्चरर्स है, जिसमें इंडस, होंडा, पाक सुजुकी, जो सब कंपनियां जो पाकिस्तान में ज्यादा तो कंबस्टिबल इंजन, इंटरनल कंबस्टिबल इंजन है, तो उन पे भी एक लेवी आ रही है हम्म अगले साल से। ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करेंगे, वो कार्बन फुटप्रिंट वाली पॉलिसी के लेके। तो दैट विल आल्सो बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर दोज कंपनीज, क्योंकि उससे हम्म भी कॉस्ट एस्केलेशन आएगी। तो हम्म ऑटो के लिए तो एज सच कोई पॉजिटिव नहीं है, सिवाय इसके कि डिमांड अभी भी बेहतर है, इंटरेस्ट रेट कम है, हम्म लोग अवेल कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल जो इकोनॉमिक हम्म इम्प्रूवमेंट आई है और लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो डिमांड साइड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन लाइक प्रिटी गुड गोइंग फॉरवर्ड। कोई इतना उसमें सच वो नहीं लग रहा कि बहुत मेजर स्लम आएगा, लेकिन ये कि प्राइस इंक्रीज के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है। और एक चीज़ बेहतर हुई कि उन्होंने वो जो इम्पोर्ट अलाउ नहीं किया, जो पुरानी गाड़ियों का जो पहले डर था कि 3 से 5 साल करेंगे तो पुरानी गाड़ियां भी इंपोर्ट होंगी। सो दैट इज़ अ मेजर रिलीफ फॉर जो इनके डिमांड भी था कि वो चीज़ ना हो। अगर वो हो जाती तो फिर तो बहुत ही यानी काफ़ी नेगेटिव हो सकता था लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लेकिन वो नहीं हुई, तो उसकी वजह से वो हमने नेगेटिव रिएक्शन भी सच प्राइसेस में नहीं देखा। हम्म तो एज फार एज ऑटो सेक्टर के लिए है, तो इतना कोई सिवाय सेल्स टैक्स के बाकी सच कोई इतनी मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हम्म सही। और अच्छा। फूड में हम्म सच कोई नई डेवलपमेंट हाँ नहीं हुई। इट्स रिमेन द सेम। सेल्स टैक्स जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो मेन कंपनीज हैं, जो लिस्टेड हम्म सेगमेंट है, उन पे कोई रिलीफ नहीं मिला उनको। लेकिन उनकी ऑपरेशन अभी ड्यूरिंग 2025, ये फिजिकल ईयर जो चल रहा है, हम्म उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट तो आई है। लेकिन ऑब्वियसली दे आर डिसएडवांटेज कंपेयर टू हम्म जो खुला दूध पाकिस्तान में जो है उनकी, और उनकी प्राइस कंपैरिजन में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हम्म लेकिन ये है कि वो सेगमेंट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बिकॉज ऑफ दिस प्राइस डिफरेंशियल। हम्म लेकिन उनके लिए भी सच कोई नेगेटिव सच न्यूज़ नहीं है। वैल्यूएशंस आर प्रिटी फाइन, रिफ्लेक्टिंग के स्लो ग्रोथ की वजह से उनकी वो डिप्रेस वैल्यूएशन अभी भी चल रही है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ी। तो कोई नेगेटिव सच नहीं है, लेकिन मेजर पॉजिटिव जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, जो उनकी डिमांड थी, वो मीट नहीं हम्म हो पाई। सही। सर स्पेशली फौजी फूड्स के बारे में पूछना चाहूंगी, फौजी फूड्स के बारे में क्या जो है वो आपका किराया है? इस लाइक रिलेटिव वैल्यूएशन पे आप देख लें, हम्म उनके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव और उनके अपने टारगेट्स तो काफ़ी अग्रेसिव हैं। हम्म लेकिन दैट सेगमेंट इज़ वेरी competitive। इसमें मार्जिन्स, दे मोस्ट ऑफ देम आर ऑपरेटिंग एट थिन मार्जिन। हम्म तो हाई कंपटीशन है उसमें। जिस तरह मैंने बताया कि मिल्क सेगमेंट है उनका सबसे बड़ा, और बाकी जो सेगमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये कि उनके डायनेमिक, बिकॉज ऑफ द सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान इज हर्टिंग अ लॉट ऑफ फॉर्मल सेक्टर में जो कंपनियां हैं, उनके लिए ये डिसएडवांटेज पे है, क्योंकि इन हम्म पे टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है। उनको अभी सिर्फ एक ही रिलीफ मिली है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है 20% से अब 11-12% पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कायबोर का हम्म हम अगर लगा ले, वो एक रिलीफ इन कंपनीज को मिला है कि इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी कम हो गई है। हम्म As far as sales tax is concerned, consumers are concerned, these companies are still burdened with high taxes. हम्म तो आई थिंक वो उनके लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं रहा, नहीं और वो बड़ा थिन मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी हम्म वैल्यूएशंस आर फाइन, लेकिन ये कोई मेजर ट्रिगर भी उनके लिए नहीं है इन द हम्म नियर टर्म। सही। सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नेक्स्ट वीक के लिए क्या टॉपिक्स है, कौन से सेक्टर्स आप बताना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स में जो है वो नेक्स्ट वीक इन्वेस्टर्स जो है वो काम कर सकते हैं?
नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अपॉर्चुनिटीज आपको सीमेंट में भी नजर आएंगी, बैंक्स में भी हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप लोग नजर रखें कि गवर्नमेंट ओन एंटिटीज बजट में जो उन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज है जिसमें इंक्लूडिंग ओजीडीसी, ईपीएल, एसएनजीपी, नेशनल बैंक एंड ऑल दीज, काफी अच्छा डिविडेंड उन्होंने बजट में प्रोजेक्ट किया है। तो बिल्कुल। गोइंग फॉरवर्ड आपको अगर इफ यू आर होल्डिंग दीज कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो तो आपको डिविडेंड यील्ड डबल डिजिट तक मिल सकता है, वो एक इस प्राइस पे भी डबल डिजिट डिविडेंड आ सकता है। ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। और बजट में जब से ये जो मनी मार्केट फंड्स पे इन्होंने और बॉन्ड फिक्स इनकम फंड्स पे जो टैक्स बढ़ा है तो वो काफ़ी अप्रीहेंशंस हैं, वहाँ से पैसा थोड़ा बहुत यानी आउटफ्लो तो होगा, डेफिनेटली देयर विल बी सम आउटफ्लो। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक मार्केट में ही आए, लेकिन वो नेशनल सेविंग में भी जा सकता है जहाँ पे रेट अभी भी पुराने हैं। तो national saving will be beneficiary, stock market will be beneficiary, equity funds will be beneficiary as far as the liquidity flow is concerned. Because of this change in tax, और ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो बजट में पॉजिटिव आया है, because stock market has been placed at a relatively better position compared to the fixed income segment because of this tax advantage. तो वो एक फायदा है। और इवन बैंक्स डिपॉजिट पे भी विद होल्डिंग टैक्स 15% से 20% हुआ है। तो दीज आर पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो आई थिंक लाइक मार्केट में वीकनेस पे जिस तरह आज वीकनेस हुई, और प्रोवाइड इवन अगर अगले हफ्ते में भी कोई वीकनेस मार्केट में आती है, मार्केट के लिए अब मेजर सपोर्ट 1,20,000 अगर हम टेक्निकली देख लें, 1,20,000 पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थी। अब जब से मार्केट उससे ऊपर आई है 126 तक गई, अभी 122 तक आई है, ये 2 दिन करेक्शन मिला के। So I think like it should hold on to 120 and 118 level on the downside, support level है मार्केट के लिए। तो आपको इन्वेस्टर शुड बी लुकिंग एट बाइंग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जिसमें आप जिस तरह मैंने कहा बैंक्स, ऑयल, सीमेंट, इवन टेक्सटाइल सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड, यूएस से डील हो जाती है और इनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, वो काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए। एक चीज़ नेगेटिव बजट में हुई है, जो इंपोर्ट सेगमेंट पे उनके जो इनपुट हैं उन पे टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स, वो स्लाइटली नेगेटिव, बट वो ये रिफंडेबल है, वो उनको ऐसे ही बाद में रिफंड हो जाता है, नॉट यानी थोड़ा सा लिक्विडिटी नेगेटिविटी आएगी, लिक्विडिटी उनको पैसा बैंक से फिर शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग करना होती है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल कोई नेगेटिव एज सच नहीं है इससे, बल्कि बाकी जो हमारे जो सेगमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था फैसलाबाद में या कराची में, जो टेक्सटाइल कंपनियां जो बंद हो रही थी, स्पेशली द स्पिनिंग सेगमेंट, स्पिनिंग एंड जो यान बनाते हैं और जिनिंग साइड, उसकी रिवाइवल होगी तो लोकल एक्टिविटी बढ़ेगी, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। जो कई फैक्ट्रीज बंद हो गई थी तो वी माइट सी रिवाइवल ऑफ दोज कंपनीज, और जो छोटे स्केल पे ऑपरेट करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू compete विद एक्सपोर्ट सेगमेंट, जहाँ पे पहले उनको लोग लोकल माल नहीं खरीदते थे, बाहर से ही मंगवाते थे। तो अब उनको तकरीबन यानी एक जैसा कर दिया, टैक्स बराबर कर दिया, तो ओवरऑल मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो वन शुड बी लुकिंग एट बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन वीकनेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सही। सही सेशन को जो है वो रैप अप करते हैं। किसी की भी पार्टिसिपेंट का कोई भी सवाल हो तो काइंडली हैंड रेज कर ले वो। ओके, नो मोर क्वेश्चन सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुत मिस काइंडली हैंड रिफाइनरी रेज सेक्टर कर के लिया बारे में करें। पूछना, ओके, क्वेश्चन करें। रिफाइनरी रिफाइन रिफाइनरी सेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगा, क्या इसके ना चलने की वजह क्या है एज कम्पेयर टू दूसरे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है? अभी रिफाइनरी में सच कोई नई डेवलपमेंट हुई नहीं है, यानी दे आर डिमांडिंग सम कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन देयर कंपनीज।
वो है बाकी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल वॉलेटिलिटी प्राइस, तो उनके मार्जिन्स भी उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अब वो इन्वेस्टर जब तक श्योर नहीं होता कि हाउ मच अर्निंग दिस कंपनी कैन मेक बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑयल प्राइस सिचुएशन जो अभी चल रही है, तो जब तक वो खुद श्योर ना हो तो फिर यूजुअली उन सेक्टर को लोग अवॉइड करते हैं, या अभी तो इस तरह कोई ट्रिगर अभी उनके लिए पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से उसमें दैट्स व्हाई पीपल आर अवॉइडिंग इट। बाकी सेगमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्लैरिटी नज़र आ रही है कि उनकी अर्निंग होगी, डिविडेंड होगा। एंड रिफाइनरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसमें आप you cannot forecast their earning going forward because of the very strong volatility in their margins. So that is one reason. तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में भी कोई ट्रिगर सच रिफाइनरीज के लिए नहीं है जिस पे जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट लें इसमें। ओके ओके सर, सेशन को रैप अप करते हैं, टाइम भी जो है एंड होने जा रहा है। सर थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने थैंक यू। ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशंस में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाजरीन। आज के सेशन से जो मैं इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।